यश के हाथ से सबसे शक्तिशाली सातवां तारा फूट पड़ा और तुरंत इस शून्य क्षेत्र में एक अतुलनीय रूप से प्रज्वलित सेबर लाइट प्रकट हुई। फिर वह 7 कृपाण ज्योतियों में बंट गया, जिनमें से प्रत्येक एक बड़े तारे की तरह एक गेंद में संकुचित हो गई। जैसे ही वे उन्मत्त होकर घूमे, उनसे एक भयानक तीक्ष्ण आभा निकली, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। मार डालो! यश ने दहाड़ते हुए दोनों हाथों से शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड को पकड़ लिया और अचानक उस पतले ब्लेड को आगे शून्य लोक की ओर वार किया। तुरंत केवल एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी और आकाश में मंडरा रहे 7 कृपाण ज्योति महातारे तुरंत चमक उठे। फिर उन्होंने उस शून्य लोक में गिरते उल्काओं की तरह 7 चमकदार प्रकाश पथ खींचे और एक साथ फट गए। धमाका! इतने भयंकर हमले का सामना करते हुए विशाल युवा पावर हथेली का निशान भी उसका सामना नहीं कर सका। हालांकि इसने पहले 6 कृपाण ज्योति महातारों को चकनाचूर कर दिया, लेकिन वह स्वयं उस प्रचंड तीक्ष्ण शक्ति से दरारों से भर गया। 7वां कृपाण प्रकाश महातारा ऊंट की पीठ तोड़ने वाले आखिरी तिनके की तरह गिर पड़ा और विशाल युवान शक्ति के ताड़ के निशान को धूल में मिला दिया। खांसी। हालांकि यश ने इस हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन ब्लेड से गुजरी भयंकर प्रतिक्षेप शक्ति ने उसे उड़ा दिया। जैसे ही उस भयंकर शक्ति ने उसके शरीर पर प्रहार किया, उसकी हड्डियां कराह उठीं और उसके आंतरिक अंग कंपन करने लगे, मानो वे कुचले जाने वाले हों, और उसे खून की खांसी होने लगी। रजत की ताकत वाकई जबरदस्त है। यश ने अपना शरीर स्थिर किया, अपने मुंह के कोने पर लगे खून के धब्बे पोंछने के लिए हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके इतने सारे तरीकों को मिलाकर किया गया यह भयंकर प्रहार रजत के हमले को बमुश्किल ही रोक पाएगा, और वह खुद भी इस झटके से घायल हो गया। यश, तुम्हारे तरीकों की ताकत वाकई कमाल की है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच का अंतर बहुत ज्यादा है, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं हो। यश के कृपाण के वार से रजत भी कुछ कदम पीछे हट गया, उसकी क्यूई और रक्त कुछ उत्तेजित हो गए और उसकी आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। हालांकि रजत जल्दी ही शांत हो गया। फिर उसने यश की ओर देखा और ठंडे स्वर में एक एक शब्द कहा, तुम्हें सम्मान देने के लिए और पूर्ण विजय सुनिश्चित करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। इसलिए तीसरी चाल की शक्ति बहुत प्रबल होगी, इतनी प्रबल कि मैं उसकी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा और यह तुम्हारे लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। मैं बस एक बार पूछूंगा, क्या तुम सच में मेरी तीसरी चाल चलना चाहते हो? अपनी चाल चलो। यश ने एक भी शब्द व्यर्थ नहीं किया। उन तीनों पात्रों ने अपना दृढ़ रुख दिखाया। अच्छा, यह सुनकर रजत अब और देर नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव तुरंत दिखाई दिया। फिर उसने एक हाथ की मुहर बनाई और चिल्लाया, गहन स्वर्गीय सिंह मुहर। धमाका! दहाड़! जैसे ही यह चीख निकली, रजत की हाथ की मुहर से एक चमकदार रोशनी लिए हुए राजसी युवान शक्ति का एक उभार फूट पड़ा, मानो कोई पहाड़ी धारा फूट रही हो। फिर एक धीमी पशुवत दहाड़ सुनाई दी। यह वही धारासी राजसी युवान शक्ति थी जो वास्तव में शून्य लोक में एक भयंकर नरसिंह में परिवर्तित हो गई। धप धप धप! युवान शक्ति नरसिंह ने अपना खुला हुआ मुंह खोला और दहाड़ने लगा। जैसे ही उसकी दहाड़ गिरी, वह दौड़ने लगा। उसके मोटे अंग शून्य लोक पर प्रहार करने लगे। उसके हर कदम से युद्ध के नगाड़ों जैसी ध्वनि निकलती थी और हर कदम के साथ शून्य लोक का वह भाग धराशायी और फट जाता था, मानो आकाश और पृथ्वी पर हवा की लहरें उठ रही हों। जेड गेट के शिष्य युवान शक्ति के नरसिंह की प्रचंड शक्ति देखकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सके। वरिष्ठ भाई रजत की गहन स्वर्गीय सिंह मुहर और भी अधिक दुर्जय होती जा रही है, कीर्ति ने कहा।
इस चाल की शक्ति, मुझे डर है कि गहन क्षेत्र के शिखर 7वें स्तर की साधना के किसी विशेषज्ञ को भी इसे सावधानी से संभालना होगा। इस चाल के साथ वरिष्ठ भाई रजत शायद अगली जेड गेट आंतरिक संप्रदाय महाप्रतियोगिता में शीर्ष 10 में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। रितेश ने भी आश्चर्य से भरे चेहरे से उनकी प्रशंसा की। हालांकि वह घमंडी और दबंग था, लेकिन अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते समय वह घमंडी नहीं हो सकता था, वह केवल प्रभावित हो सकता था। इस युवा पावर नर सिंह की शक्ति बहुत भयानक है। लगता है मैं बस यही चाल चल सकता हूँ। हाय, मैं तो बस कुछ तुरुप के पत्ते रखना चाहता था, पर अब यह सोच पाना नामुमकिन है। यश की नजर आक्रमणकारी युवा पावर नर सिंह पर टिकी थी। उसके मन में संकट की एक गहरी भावना फैल गई, जिससे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह अच्छी तरह समझ गया था कि यह चाल बेहद भयानक है और वह साधारण तरीकों से इसका विरोध बिल्कुल नहीं कर सकता था। अमरसार भंजक देव धनुष, यश चिल्लाया और शून्य लोक में उसकी पकड़ के साथ रहस्यमय रूनों से अंकित एक चांदी का विशाल धनुष अचानक उसकी हथेली में प्रकट हो गया। अगले ही क्षण राजसी सृजन, युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति उसके शरीर से ऐसे बह निकली जैसे बांध को तोड़ते हुए बाढ़ का पानी, फिर अमरसार भंजक देव धनुष में समा गया। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। अमरसार भंजक देव धनुष जोर से कंपन कर रहा था, उसके रून टिमटिमा रहे थे। अमर मूल शक्ति का एक उभार, शुद्ध श्वेत रंग, जिसमें मंद अराजकता प्रकाश मिला हुआ था, अचानक उभरा और एक तीर में बदल गया, जिसे धनुष की डोरी पर चढ़ा दिया गया, जो पहले से ही पूर्णिमा के आकार में खींची गई थी। 9 यांग सूर्य पीछा तीर। अमरसार भंजक देव धनुष को पकड़े हुए यश ने अपनी पैनी नजर को पूरी तरह से आगे बढ़ाया और आक्रमणकारी युवान शक्ति नर सिंह को ऊपर से नीचे तक देखा। बादलुड़ान परीक्षण के तीसरे चरण को पार करके प्राप्त की गई गहरी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करते हुए उसने युवान शक्ति नर सिंह के शरीर पर शक्ति का सबसे कमजोर बिंदु खोज निकाला। उसके मुंह के कोने पर तुरंत एक ठंडी मुस्कान आ गई और अचानक एक धीमी चीख निकली। फुस! अगले ही पल अमरसार भंजक देव तीर निकल पड़ा। अमरसार विखंडनकारी देव बाण के भीतर से असीम चमकदार प्रकाश फूट पड़ा, जिससे एक तपते सूर्य जैसी आकृति बन गई। उस तपते सूर्य से भयानक आभा की लहरें लगातार निकल रही थीं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे थे। यह बाण वास्तव में स्वर्ग श्रेणी के मध्य श्रेणी के युद्ध कौशल 9 यांग सूर्य पीछा बाण का प्रथम क्षेत्र था। जब चिरंजीवी ने इसे छोड़ा था, उसके विपरीत उसने जो तपता सूर्य छोड़ा था वह लाल रंग का था, जबकि यश का सूर्य शुद्ध श्वेत रंग का था, जिसमें मंद अराजकता प्रकाश मिला हुआ था। इसमें कोई मदद नहीं थी, उनकी युवान शक्ति विशेषताएं पूरी तरह से भिन्न थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक ही युद्ध कौशल को सक्रिय करने पर उत्पन्न संवेदी अनुभव एक जैसा नहीं हो सकता था। हालांकि उनके रूप अलग अलग दिखते थे, उनका सार अपरिवर्तित रहा, दोनों अत्यंत भयंकर थे। अरे नहीं! रजत ने उस अमरसार भंजक देव बाण को तपते सूरज की तरह शून्य लोक को भेदते हुए अपनी ओर आते देखा। संकट की आहट पाकर उसका हृदय थोड़ा कांप उठा। वह तुरंत चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया और उसके शरीर के भीतर की राजसी युवान शक्ति उसके हाथ की मुहर में बेतहाशा उमड़ पड़ी। दहाड़! एक पल में युवान शक्ति नर सिंह दहाड़ा, उसका पूरा शरीर चमक उठा। उसने अपना मोटा सिंह पंजा उठाया, तपते सूरज जैसे अमरसार भंजक देव बाण पर प्रहार करने की तैयारी में। हालांकि इसी क्षण यश की आंखों में अचानक एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसके मुंह के कोने पर एक निर्दयी चाप दिखाई दिया। वह अचानक चिल्लाया, हत्या का इरादा! फट! धमाका! जैसे ही उसकी चीख निकली,
यश के शरीर से एक भयानक लाल ठोस हत्या का इरादा अचानक भूस्खलन और सुनामी की तरह फूट पड़ा और दूर रजत की ओर ऐसे बढ़ रहा था जैसे आसमान से टकराती लहरें। यश द्वारा 1 लाख क्रूर जानवरों का वध करने से बनी हत्या का इरादा कितना शक्तिशाली था। रजत जैसा विशेषज्ञ भी उस हत्या के इरादे को महसूस करते ही घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया और उसके शरीर की हरकतें एक पल के लिए रुक गईं। हालांकि यह केवल एक पल के लिए, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए था, उसके तुरंत बाद वह सामान्य हो गया। फिर भी यह वास्तव में यही संक्षिप्त क्षण था। यश के लिए यह काफी था। धमाका! रजत के शरीर की हरकतें रुक गईं और उसके नियंत्रण में युवा पावर नर शेर की हरकतें भी रुक गईं। और यही वह क्षण था जब यश को यह मौका मिला। ठंडी निगाहों से उसने तपते सूरज जैसे अमर सारभंजक देव बाण को नियंत्रित किया, जो युवान शक्ति के नरसिंह के ग्लेबेला पर जोरदार प्रहार कर रहा था। अगले ही पल एक गगनभेदी दहाड़ गूंजी। धमाका! एक तीर और एक शेर टकराते ही एक साथ जोरदार गर्जना के साथ फट पड़े। सृष्टि युवान शक्ति का चमकीला और प्रज्वलित प्रकाश एक भयानक आभा लिए हुए इस स्वर्ग और पृथ्वी पर तूफान की तरह फैल गया और शून्य लोक को कई 100 मीटर के दायरे में अपनी चपेट में ले लिया। शून्य लोक के उस हिस्से में प्रज्वलित प्रकाश उमड़ पड़ा और सृष्टि युवान शक्ति के भयानक तूफान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस जेड गेट के शिष्य जो वहां उपस्थित थे, ऐसा भयानक दृश्य देखकर अपने हृदय कांपने और खोपड़ी में झुनझुनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। तुरंत ज्वार की तरह हाफने की एक बड़ी लहर इस स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। इस आदान प्रदान की भयानक शक्ति ने उन्हें सचमुच भयभीत कर दिया। धिक्कार है! जैसे ही सब हाँफ रहे थे, हवा के फटने की एक तीखी आवाज गूंजी और फिर एक आकृति आकाश में फैले सृजन युवान शक्ति के तूफान को चीरती हुई दयनीय अवस्था में वापस उड़ गई। उसकी आकृति ने शून्य लोक में दर्जनों मीटर तक फैली साफ हवा की धाराओं को चीर दिया। यह कौन है? वहां मौजूद जेड गेट के शिष्यों ने तुरंत अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर देखा। वह है वरिष्ठ भाई रजत। क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ भाई रजत हार गए हों? यह कैसे संभव है? शून्य लोक में उस आकृति को दयनीय अवस्था में पीछे हटते देखकर वहां मौजूद सभी जेड गेट के शिष्य स्तब्ध रह गए और अविश्वास के मारे चिल्ला उठे। कुछ ने तो जल्दी से अपनी आंखें भी रगड़ लीं, यह सोचकर कि उन्होंने गलत देखा है। खांसी खांसी! पूरे दर्जनों मीटर पीछे हटने के बाद रजत मुश्किल से अपनी आकृति को स्थिर कर पाया। फिर एक दर्दनाक खांसी निकली। उसके मुंह के कोने से लाल रक्त की एक धार बह निकली और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। जाहिर है, हालांकि वह बाहर से ठीक दिख रहा था, उसे असल में चोटें लगी थीं। मैं सचमुच हार गया। रजत को अपनी चोटों की परवाह नहीं थी। जेड गेट शिष्यों की तरह उसके चेहरे पर अविश्वास था। उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि यश के सामने, जिसके पास सिर्फ गहन क्षेत्र की दूसरी स्तरीय साधना थी, वह अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल करने के बाद भी हार जाएगा। यह नतीजा उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। हालांकि रजत भी एक खुले विचारों वाला इंसान था। उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को संभाला, एक कड़वी मुस्कान बिखेरी, शून्य क्षेत्र में फैल रहे सृजन युवान शक्ति के तूफान की ओर अपने हाथ बढ़ाए और खुलकर कहा, यश, तुम्हारी ताकत वाकई जबरदस्त है। तुमने परीक्षाओं का यह दूसरा दौर जीत लिया। मैं हार गया। फुसफुस, टैप टैप टैप। जैसे ही रजत की आवाज सुनाई दी, शून्य लोक में व्याप्त सृजन युवान शक्ति का तूफान धीरे धीरे कम होने लगा। फिर कदमों की आहट सुनाई दी और एक धुंधली आकृति
शून्य लोक से गुजरते हुए धीरे धीरे सृजन युआन शक्ति के तूफान से बाहर निकली और सबके सामने प्रकट हुई। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि यश थी। हालांकि सभी जानते थे कि रजत के शब्दों से यश की जीत हुई है, फिर भी उसकी जीत काफी दुखद लग रही थी। इस समय यश के काले बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका खुला हुआ भौतिक शरीर भयानक घावों से ढका हुआ था, जिनसे लगातार खून बह रहा था। उसका रूप बिल्कुल दुखद था, मानो कोई भयानक राक्षस खून के समुद्र से रेंगकर बाहर आया है। हालांकि यश अस्त व्यस्त दिख रहा था, फिर भी वहां मौजूद किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। उसकी ओर उनकी निगाहें विस्मय से भरी थीं, यहाँ तक कि घमंडी रितेश भी ऐसा ही था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत का सम्मान किया जाता था। अगर आप भिखारी भी होते तो भी जब तक आप शक्तिशाली होते, आप जहां भी जाते आपका सम्मान और प्रशंसा होती। लेकिन अगर आप में कोई ताकत नहीं होती तो भले ही आप किसी राष्ट्र के शासक होते, शायद कोई भी आपकी ओर ध्यान नहीं देता। उसके शरीर पर लगी चोटें बहुत गंभीर लग रही थीं, लेकिन यश के लिए, जिसके पास एक शक्तिशाली भौतिक शरीर था, वे कुछ भी नहीं थीं। यश ने अपनी सृजन युआन शक्ति का संचार किया, अपनी चोटों को थोड़ा स्थिर किया, फिर रजत की ओर हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, एक दो चालों से जीतना तो बस एक संयोग था। इसके अलावा वरिष्ठ भाई रजत ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर उन्होंने किया होता तो मैं वरिष्ठ भाई रजत का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं होता। यह वास्तव में सच था। हालांकि रजत भी घायल हुआ था, लेकिन यह केवल एक मामूली चोट थी और उसमें अभी भी लड़ने की ताकत थी। दूसरी ओर हालांकि यश की चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं, उसके शरीर में सृजन युआन शक्ति और आत्मिक शक्ति बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा अपने सबसे शक्तिशाली नौयान सूर्य पीछा करने वाले तीर को छोड़ने के बावजूद रजत के खिलाफ यही नतीजा निकला। अगर लड़ाई जारी रहती तो वह निस्संदेह हार जाता। हे रजत मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। फिर उसने एक पंख परिवर्तन टोकन निकाला और यश की ओर फेंकते हुए कहा, मुकदमे के नियमों के अनुसार, चूंकि तुम जीत गए हो, इसलिए हम में से प्रत्येक को तुम्हें 50,000 योगदान अंक देने होंगे। इसे ले लो। तब रितेश और बाकी लोगों ने भी अनिच्छा से अपने पंख परिवर्तन टोकन निकाले और यश की ओर फेंक दिए। हालांकि वे बहुत अनिच्छुक थे, जेड गेट के नियम थे और वे उनका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वरिष्ठ भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यश ने बिना किसी औपचारिकता के योगदान अंक स्वीकार कर लिए और उन्हें अपने पंख परिवर्तन चिन्ह में शामिल कर लिया। इस समूह में जेड गेट के 20 से ज्यादा शिष्य थे, प्रत्येक के 50,000, जो कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा योगदान अंक थे। उसके पास पहले से मौजूद योगदान अंकों को मिलाकर अब उसके पास कुल 13 लाख योगदान अंक थे। इसके अलावा उसके दिव्य गहन वलय में अभी भी कई दानवकोर थे। अगर वह उन्हें भी निकाल देता तो उसके योगदान अंक आश्चर्यजनक रूप से 15 लाख तक पहुंच जाते। इस बार क्लाउड फिर्मामेंट सीक्रेट रीलम में पहला स्थान निश्चित रूप से मेरा होगा। यश के मुंह पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। ठीक है, आपने परीक्षणों का दूसरा दौर पास कर लिया है और आपने योगदान अंक प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ हमारे लिए और कुछ नहीं है, इसलिए हम विदा लेते हैं। हम भविष्य में जेड गेट में फिर मिलेंगे। रजत ने अपना पंख परिवर्तन चिन्ह वापस लिया, फिर विनम्रता से यश की ओर हाथ बढ़ाया और विदा ली। फिर वह अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए इस स्वर्ग और पृथ्वी को छोड़ने के लिए मुड़ा। मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। रजत और जेड गेट के अन्य शिष्यों के चले जाने के बाद यश भी चला, एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर मेघ आकाश गुप्त क्षेत्र के निकास की ओर बढ़ा। जेड शहर। विशाल चौक पर अनगिनत आकृतियां एकत्रित थीं,
उनकी निगाहें चौक के केंद्र में दो स्थानों पर केंद्रित थीं। एक चौक के ऊपर स्थित स्थानिक ब्लैक होल था, जो समय स्थान द्वार जैसा दिखता था और रहस्यमय प्रकाश उत्सर्जित करता था। यह स्थानिक ब्लैक होल स्पष्ट रूप से मेघ आकाश गुप्त क्षेत्र का प्रवेश और निकास द्वार था। दूसरा एक बहुत ऊंचा काले पत्थर का स्लैब था। काले पत्थर के स्लैब की सतह पर अनगिनत नाम घनीभूत रूप से अंकित थे और उन नामों के बाद संख्याओं की एक श्रृंखला थी। यह काले पत्थर का स्लैब वास्तव में तथाकथित आधिकारिक नए छात्र रैंकिंग था। क्लाउड फिर्मामेंट सीक्रेट रीम में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की सूची वहां दर्ज थी और उनके नाम के बाद लिखे अंक उनके द्वारा प्राप्त योगदान अंक थे। इस समय कुछ लोग खुश थे, कुछ निराश। खुश लोग स्वाभाविक रूप से इसलिए थे क्योंकि उनके प्राप्त योगदान अंक 50,000 तक पहुंच गए थे, जबकि निराश लोग इसलिए थे क्योंकि उनके योगदान अंक मानक तक नहीं पहुंच पाए थे और वे जेड गेट के शिष्य बनने के योग्य नहीं थे। आपको क्या लगता है कि इस साल की आधिकारिक न्यू स्टूडेंट रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन जीतेगा? किसी ने अचानक पूछा। कार्तिक ही होगा। यह तथ्य कि वह अनौपचारिक न्यू स्टूडेंट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर सका, यह दर्शाता है कि वह कितना शक्तिशाली है। क्लाउड फिर्मामेंट सीक्रेट रीम में सभी को दबाने में सक्षम है। आधिकारिक न्यू स्टूडेंट रैंकिंग का शीर्ष स्थान भी उसी का होना चाहिए। किसी ने ऐसे कहा जैसे यह स्वाभाविक हो। यह जरूरी नहीं कि सच हो। हालांकि कार्तिक की ताकत बहुत ज्यादा है। अमन और मयूर, ये दोनों जीनियस, कार्तिक से कमजोर होने के बावजूद नए छात्रों की आधिकारिक रैंकिंग उनके योगदान अंकों की संख्या से तय होती है, न कि उनकी ताकत से। इसलिए उनके पास अभी भी कार्तिक से मुकाबला करने का मौका हो सकता है। किसी ने पलटकर जवाब दिया। तो फिर देखते हैं। पहले वाले ने नाराज होकर ठंडी सांस ली। कोई बाहर आ रहा है। जैसे ही सब लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। फिर सबकी नजर शून्य लोक में मंडरा रहे अंतरिक्षीय ब्लैक होल पर पड़ी। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। अंतरिक्षीय ब्लैक होल कंपन करने लगा और प्रकाश प्रवाहित हुआ। तुरंत भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे एक सुंदर आकृति धीरे धीरे अंदर से बाहर निकली। वह सुंदर आकृति वास्तव में सुरभि थी। फुफकार। जिस क्षण सुरभि प्रकट हुई, वह काला स्तंभ जो जमीन पर चुपचाप निश्चल पड़ा था, अचानक जोर से कंपन करने लगा। काले स्तंभ के अंदर से एक शानदार सुनहरी रोशनी प्रवाहित हुई, जिसने स्तंभ की सतह पर खुदे एक नाम को ढक लिया। यह नाम वास्तव में सुरभि का ही था। सुनहरी रोशनी की गोद में सुरभि का नाम कांप उठा और एक गहन शक्ति उमड़ पड़ी, जिसने उसके सामने रखे सभी नामों को तुरंत एक तरफ धकेल दिया, एक रास्ता खोल दिया। फिर धनुष से छूटे तीर की तरह वह अदम्य बल के साथ सीधा ऊपर की ओर बढ़ा और शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। सुनहरी रोशनी लुप्त हो गई और सुरभि का नाम फिर से प्रकट हुआ, लेकिन उसका रंग बदल गया था। अब वह साधारण सफेद अक्षर नहीं, बल्कि बैंगनी सुनहरा रंग था। शीर्ष 3 की विशिष्टता को उजागर करने के लिए आधिकारिक न्यू स्टूडेंट रैंकिंग में उनके नाम अलग अलग रंगों में प्रदर्शित किए गए। पहला स्थान बैंगनी सुनहरा, दूसरा स्थान सुनहरा और तीसरा स्थान चांदी का था। जैसे जैसे नाम का रंग बदलता गया, सुरभि के नाम के बाद आने वाली संख्याओं की श्रृंखला में भी भारी बदलाव आया और वह 2 लाख हो गई। सुरभि नई छात्र रैंकिंग में चौथे स्थान पर रही एक गुरु के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती हैं। वह वाकई असाधारण हैं, जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा योगदान अंक प्राप्त किए हैं, किसी ने प्रशंसा में कहा। बहुत मजबूत और खूबसूरत। अगर मैं ऐसी पत्नी से शादी कर पाता तो मैं 10 साल कम जीने को तैयार होता, कोई मोहित हो गया। छी, तुम जैसी नीच औरत सुरभि पर लालच करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम सच में एक मेंढक हो जो हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा है।
10 साल कम जीने की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम 100 साल भी कम जीते तो भी सुरभि पर लालच करने का सपना नहीं देखोगे, किसी ने मजाक उड़ाया। सुरभि ने इतनी प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। मुझे आश्चर्य है कि कार्तिक और बाकी लोग किस तरह के परिणाम हासिल करेंगे। उन्हें सुरभि से भी बेहतर होना चाहिए, है ना? नए छात्रों की अनौपचारिक रैंकिंग में चौथे स्थान पर रही सुरभि को इतने आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त करते देख हर कोई कार्तिक और अन्य छात्रों के अंकों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। स्विश स्विश, सबकी उत्सुकता के बीच अंतरिक्षीय ब्लैक होल से दो और आकृतियां निकलीं, जो एक स्पेस्टाइन गेट जैसी दिख रही थीं। वे वास्तव में मयूर और अमन थे। पहले की तरह जैसे ही दोनों प्रकट हुईं, काले स्तंभ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जोरदार कंपन होने लगा। सुनहरी रोशनी ने उनके नामों को घेर लिया, जिससे वे सीधे रैंकिंग के शीर्ष की ओर बढ़ गए। सुरभि को शीर्ष स्थान से नीचे गिराकर उसके बैंगनी सुनहरे नाम को चांदी में बदल देने के बाद सुनहरी रोशनी में लिपटे दोनों नाम आखिरकार रुक गए। प्रथम स्थान मयूर, योगदान अंक 320,000। द्वितीय स्थान अमन, योगदान अंक 310,000। तीसरा स्थान सुरभि, योगदान अंक 220,000। सचमुच मयूर और अमन के परिणाम देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन यह बहुत चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले से ही इस परिणाम का अंदाजा था। धिक्कार है यह देखकर कि मयूर, जो उनसे ऊपर थे, के योगदान अंक उनसे केवल 10,000 ज्यादा थे। अमन के चेहरे पर तुरंत कुछ अप्रिय भाव आ गए। हालांकि मयूर का शीर्ष स्थान ज्यादा देर तक नहीं रहा। काले स्तंभ से अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूटी और फिर एक जबरदस्त वेग के साथ शीर्ष स्थान की ओर तेजी से बढ़ी। रास्ते में जिस भी नाम ने उसकी प्रगति में बाधा डालने की हिम्मत की, उसे बेरहमी से धकेल दिया गया। सुरभि, अमन और मयूर के नाम भी नहीं बचे, उन्हें उस सुनहरी रोशनी ने दबंगई से धकेल दिया। शीर्ष स्थान पर पहुंचने के बाद सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बिखर गई और एक शानदार बैंगनी सुनहरे रंग का नाम सबके सामने प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि कार्तिक, योगदान अंक 530,000। जैसा कि नए छात्र रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे विशेषज्ञ से उम्मीद थी, सचमुच जबरदस्त। उसे मिले योगदान अंक असल में दूसरे स्थान वाले से 2 लाख से भी ज्यादा हैं। हालांकि कई लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कार्तिक पहला स्थान हासिल करेगा, फिर भी जब उन्होंने उसके नतीजे देखे तो वे चौंक गए। हे, मैंने बताया था न, पहला स्थान तो कार्तिक का ही होगा। पहले वाला व्यक्ति जीत की खुशी में हंसा, मानो उसने खुद पहला स्थान हासिल कर लिया हो। कार्तिक सच में एक बिगड़ैल इंसान है। उसके योगदान अंक असल में मुझसे 2 लाख ज्यादा हैं। मुझे लगा था कि मैं उससे थोड़ी बहुत टक्कर तो ले लूंगा, लेकिन कौन जानता था कि मैं पूरी तरह से हार जाऊंगा। कार्तिक के नतीजे देखकर मयूर अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सके। इतने जबरदस्त नतीजों के सामने उन्हें हार माननी पड़ी। हाँ, अंकों का अंतर बहुत ज्यादा था। सुरभि और अमन को भी सहमति में सिर हिलाना पड़ा। विस्मय भरी निगाहों के बीच कार्तिक ने धीरे से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। हालांकि तभी शून्य लोक में मंडराते हुए अंतरिक्षीय ब्लैक होल से एक और दुबली पतली आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। अरे, अभी भी कोई है? कौन है? मैं उसे नहीं जानता। लगता है वह कोई अनजान व्यक्ति है। सबने तुरंत उस आकृति की ओर देखा। उसे वह व्यक्ति बहुत अपरिचित लगा। उन्होंने तुरंत मान लिया कि यह कोई अनजान व्यक्ति है और इस पर ध्यान नहीं दिया। स्विश
हालांकि जैसे ही सब बोल रहे थे, मैदान के बीचों बीच खड़ा काला स्तंभ अचानक फिर से जोर से कंपन करने लगा। अगले ही पल एक चमकदार सुनहरी रोशनी उभरी, और फिर उस चमकदार सुनहरी रोशनी में लिपटा एक नाम मानो एक अद्वितीय दिव्य तलवार में बदल गया, जो रास्ते भर कांटों और बाधाओं को चीरता हुआ एक अजेय गति के साथ रैंकिंग में शीर्ष स्थान की ओर बढ़ रहा था। इतने भयंकर प्रहार का सामना करते हुए कार्तिक के नाम में भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी, और उस चमकदार सुनहरी रोशनी ने उसे सीधे प्रथम स्थान के सिंहासन से गिरा दिया। शीर्ष स्थान पर पहुंचकर वह चमकदार सुनहरी रोशनी धीरे धीरे लुप्त हो गई। स्तब्ध आंखों के नीचे एक नाम, जो शानदार बैंगनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, सबके सामने प्रकट हुआ। प्रथम स्थान यश। योगदान अंक 1.36 मिलियन। क्या किसी ने तो कार्तिक को पीछे छोड़ दिया और नए छात्र रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर लिया? आखिर यह यश कौन है? यह सनकी कहां से आया? 1.36 मिलियन योगदान अंक हासिल करने के लिए सुरभि, मयूर, अमन और कार्तिक के संयुक्त अंकों की तुलना केवल यश नाम के इस बच्चे से ही की जा सकती है। उसका स्कोर थोड़ा ज्यादा ही डरावना है ना? यश का नाम, जो सबसे ऊपर था और शानदार बैंगनी सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, देखकर वहां मौजूद सभी लोग पहले तो दंग रह गए, फिर एक जोरदार उद्गार की श्रृंखला गूंज उठी, मानो कोई पहाड़ टूट रहा हो और कोई समुद्र गर्जना कर रहा हो, और फिर आकाश में खड़ी उस दुबलीपतली आकृति पर आश्चर्य भरी निगाहें टिक गईं। निःसंदेह वह दुबलीपतली आकृति कोई और नहीं बल्कि यश ही थी। यश ने वास्तव में कार्तिक को पछाड़कर नए छात्रों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह कैसे संभव है? जब हम दूसरे दौर के परीक्षणों में असफल हुए और बाहर निकले तो हमारे आधे योगदान अंक काट लिए गए। अगर यश के अब 13 लाख से ज्यादा योगदान अंक हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अगर कोई भी अंक नहीं काटा गया तो उसके 26 लाख योगदान अंक हो गए? हे भगवान! इस आदमी को इतने सारे योगदान अंक कैसे मिले? यह दृश्य देखकर मयूर, अमन और सुरभि के चेहरों पर भी बेकाबू हैरानी के भाव उभर आए, मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। जाते समय उन्होंने मान लिया कि यश के भी आधे योगदान अंक रजत और बाकी लोगों ने काट लिए हैं। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि यश के एक भी योगदान अंक नहीं काटे गए होंगे। हालांकि यश यह बिल्कुल नहीं बता पाया कि उसके इतने भयानक योगदान अंक क्यों थे, क्योंकि रजत ने जाने से पहले उसे निर्देश दिया था कि दूसरे दौर के परीक्षणों की सच्चाई एक रहस्य है और उसे लीक नहीं किया जाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? यश का स्कोर इतना भयानक कैसे हो सकता है? यह मेरे स्कोर से इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? इसी तरह जैसे ही कार्तिक ने यश का अद्भुत स्कोर देखा, उसके चेहरे का गर्व अचानक गायब हो गया और वह तुरंत उदास और भद्दा हो गया। उसके दिल में लगातार भयंकर अनिच्छा से भरी दहाड़े गूंज रही थीं। कार्तिक हमेशा खुद को बहुत ऊंचा समझता था। यह मानता था कि उसके साथियों में कोई भी उसका विरोधी नहीं हो सकता। फिर भी अब उसके अभिमान को एक ऐसे व्यक्ति ने बेरहमी से कुचल दिया जिसके बारे में उसने कभी ज्यादा सोचा ही नहीं था, जिस पर उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। इस क्रूर वास्तविकता ने उसके लिए इसे स्वीकार करना असंभव बना दिया। दुर्भाग्य से वास्तविकता तो वास्तविकता है, इसे कार्तिक के आत्मप्रवंचना से मिटाया नहीं जा सकता। इस साल की नए छात्रों की रैंकिंग में पहला स्थान उसे नहीं मिला, यश को मिला। वाह, बहुत बढ़िया। इस साल के नए छात्रों में पिछले साल से भी ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी और रोशनी की 4 किरणें हवा में चमक उठीं। वे वास्तव में 4 चोटियों के प्रथम आसन थे, जिनका नेतृत्व काला पंख शिखर प्रथम आसन कर रहा था।
वे आकाश से उतरे और उपस्थित सभी लोगों पर एक संतुष्ट नजर डाली। फिर काला पंख शिखर प्रथम आसन बोला, अब नए छात्र रैंकिंग में शीर्ष 50 नए छात्र मेरे पीछे आओ। 51वें से 20,000वें स्थान तक के नए छात्रों के लिए जेड गेट का एक बुजुर्ग आपको बाद में जेड गेट तक ले जाएगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, काला पंख शिखर प्रथम आसन ने अपना हाथ हिलाया और उसकी आस्तीन से तुरंत प्रकाश की एक किरण निकली जो बादलों में उड़ गई। यह हवा के विरुद्ध तेजी से फैलती हुई अमर क्यूई से लिपटे एक प्राचीन भव्य जहाज में बदल गई। चलो चलें। काला पंख शिखर प्रथम आसन ने यश और अन्य शीर्ष 50 नए छात्रों को प्राचीन भव्य जहाज के डेक पर उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने एक हाथ की मुहर बनाई जिससे प्राचीन भव्य जहाज प्रकाश की एक किरण में बदल गया और ईर्ष्यालु आंखों के नीचे यह तेजी से दूर क्षितिज की ओर उड़ गया। फुसफुसाहट। वह प्राचीन विशाल जहाज अविश्वसनीय रूप से तेज था, हर सांस के साथ आकाश में कई हजार मीटर की ऊंचाई तय कर रहा था। लगभग एक अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय के बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए, जेड गेट का मुख्यालय। आगे विशाल समतल जमीन पर एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था। पहाड़ बहुत विशाल था, दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन विशालकाय प्राणी वहां खड़ा हो, सीधे आकाश में पहुंच रहा हो। पहाड़ से लगातार शानदार आभा की लहरें निकल रही थीं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के इस हिस्से में व्याप्त थीं। पहाड़ की मध्य ढलान के ऊपर का क्षेत्र धुंधले सफेद कोहरे की परतों से ढका हुआ था। धुंधली धुंध में इमारतों और लोगों की धुंधली रूपरेखाएं धुंधली दिखाई दे रही थीं, एक ऐसा दृश्य जिससे वह जगह एक अलौकिक अमर लोक जैसी लग रही थी। इस पर्वत का नाम जेड अमर पर्वत था और यह पूरे दक्षिण मार्शल क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध था, न केवल इसलिए कि यह आध्यात्मिक सौंदर्य से भरपूर एक धन्य भूमि थी जो मार्शल कौशल साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त थी, बल्कि इसलिए भी कि दक्षिण मार्शल क्षेत्र के 4 शीर्ष संप्रदायों में से एक जेड गेट इसी पर्वत पर स्थित था। तो यह जेड गेट है। जैसे जैसे वे अतुलनीय रूप से भव्य जेड अमर पर्वत के पास पहुंचते गए, यश के हृदय में उत्साह की एक हल्की सी लहर उमड़ पड़ी और उसकी आस्तीन की मुट्ठियां अनायास ही थोड़ी सी भींच गईं। माँ, क्या तुम देख रही हो? तुम्हारा बेटा तुम्हारे एक कदम और करीब आ गया है। देरसवेर मैं सेंट्रल स्टेट के असंख्य संतों के महल जाऊंगा और तुम्हें वापस लाऊंगा ताकि हमारा परिवार फिर से मिल सके। क्या आप जेड अमर पर्वत को आधी ऊंचाई से ढकती हुई सफेद धुंध देख रहे हैं? दरअसल यह कोई साधारण सफेद धुंध नहीं है, बल्कि जेड गेट का सुरक्षात्मक संप्रदाय संघ है, जिसे युहुआ धुंधली अमर संघ कहा जाता है। इस संघ में 3 गहन रहस्य समाहित हैं: वध, फसाना और भ्रम। इसकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय है, यहाँ तक कि एक युआन सागर क्षेत्र विशेषज्ञ भी जो इसमें घुस जाए, उसे जीवित बच निकलना मुश्किल होगा। जैसे ही यश और अन्य नए छात्र जेड अमर पर्वत को देख रहे थे, उनके कानों के पास एक आवाज गूंजी जो उन्हें जेड गेट के विभिन्न पहलुओं से परिचित करा रही थी। निःसंदेह 4 चोटियों के प्रथम आसन ऐसी तुच्छ बातों से परिचित कराने के लिए खुद को नीचा नहीं दिखाते, इसके बजाय साथ में मौजूद जेड गेट के एक प्रबंधक ने स्पष्टीकरण दिया। खोलो। प्राचीन विशाल जहाज सीधे जेड अमर पर्वत के सामने से उड़ रहा था। उसने अपने गर्भ से एक पंख परिवर्तन चिन्ह निकाला और फिर एक हस्तमुद्रा बनाई। तुरंत पंख परिवर्तन चिन्ह भिनभिनाया और कंपन किया और चिन्ह से प्रकाश की एक चांदी सफेद धारा निकली जो आगे बादलों के धुंधले समुद्र में तेजी से जा रही थी। गड़गड़ाहट। बादलों का समुद्र गर्म पानी की तरह उबलता हुआ प्रतीत हुआ और फिर उसके भीतर एक जगह फट गई, जिससे एक चौड़ा रास्ता बन गया, जिससे प्राचीन विशाल जहाज उस रास्ते से होकर अंदर आ गया। जेड अमर पर्वत के भीतर प्रवेश करने के बाद
उस सफेद धुंध की परत के अवरोध के बिना जेड गेट के भीतर की हर चीज यश और अन्य लोगों के सामने पूरी तरह से प्रकट हो गई। तुरंत सभी के चेहरों पर आश्चर्य के भाव उभर आए। शुरू में उन्होंने सोचा था कि पहाड़ों के बीच बसा एक संप्रदाय जेड गेट निश्चित रूप से एक अतुलनीय रूप से कठोर जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि जेड अमर पर्वत का भीतरी भाग कुछ महान राष्ट्रों की राजधानियों से भी अधिक समृद्ध था। यह जेड गेट का बाहरी संप्रदाय क्षेत्र है। जेड गेट के सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्य वहीं रहते हैं। यह फेदर पीक हॉल है। अगर 4 चोटियों की कोई महत्वपूर्ण बैठक या घोषणाएं होनी हैं, तो वे सभी वहीं होंगी। यह मार्शल आर्ट हॉल है। आमतौर पर अगर आप अपने साथी वरिष्ठ भाइयों और शिष्यों के साथ अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप वहां जा सकते हैं। यह योगदान हॉल है। आपके हाथों में जो योगदान अंक हैं, वे जेड गेट की मुद्रा हैं। आप अपने योगदान अंकों का उपयोग जेड गेट पर विभिन्न खजानों के लिए कर सकते हैं। इसमें सब कुछ है, आपको बस इस बात की चिंता करनी है कि आपके पास पर्याप्त योगदान अंक नहीं हैं। यह मिशन हॉल है। अगर आपके पास योगदान अंक नहीं हैं, तो आप मिशन प्राप्त करने के लिए वहां जा सकते हैं। उन्हें पूरा करने के बाद आप योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप शून्य क्षेत्र में लटके हुए उन 4 पहाड़ों को देख रहे हैं? वे स्वर्ग शिखर, काला पंख शिखर और अन्य 4 शिखर हैं। 4 चोटियों के भीतर आत्मा संचय संरचनाएं हैं और वहां स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई अत्यंत सघन है। वहां साधना बाहर की तुलना में कई गुना तेज होगी। हालांकि केवल तभी जब आप आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बनेंगे और किसी पंख शिखर को चुनेंगे, तभी आप वहां साधना करने के योग्य होंगे। जेड गेट के उस प्रबंधक ने यश और अन्य लोगों को लगातार चीजों से परिचित कराया। जेड गेट के उस प्रबंधक की बातों का पालन करते हुए यश और अन्य लोगों ने आगे देखा और एक के बाद एक प्राचीन, भव्य या शानदार इमारतें उनकी दृष्टि में प्रकट हुईं। तुरंत सभी ने फिर से ऊपर देखा और देखा कि आकाश में सैकड़ों मीटर ऊपर वास्तव में 4 राजसी पर्वत लटके हुए थे। प्रत्येक पर्वत के शीर्ष पर एक चमकदार प्रकाश पिंड तैर रहा था। करीब से देखने पर वह वास्तव में एक विशाल चमकता हुआ पात्र था। 4 चमकते हुए पात्र थे, स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्य और पीला। वे 4 प्राचीन और चमकदार आकृतियां 4 पर्वतों के जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करती थीं। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज वे 4 पंख शिखर नहीं थे, बल्कि एक विशाल पर्वत था जो चारों शिखरों से घिरा हुआ था, मानो चांद की परिक्रमा कर रहे तारे हों। उस पर्वत से गहन क्यूई की तरंगें निकल रही थीं, मानो वह कोई अमर प्राणी निवास करते हों। वह स्थान क्या है? किसी ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर जेड गेट के प्रबंधक ने तुरंत गंभीर भाव प्रकट किए और गहरी आवाज में कहा, यह जेड गेट की सर्वश्रेष्ठ साधना निधि भूमि है और जेड गेट की पवित्र भूमि भी। इसे दिव्य पर्वत शिखर कहा जाता है। जेड गेट के संप्रदाय गुरु, कुछ महत्वपूर्ण शक्ति वाले बुजुर्ग और सच्चे शिष्य सभी वहां निवास करते हैं। यहां आते समय उस जेड गेट प्रबंधक द्वारा परिचय के बाद सभी को जेड गेट के बारे में कुछ समझ मिल चुकी थी। उदाहरण के लिए, जेड गेट के भीतर के शिष्यों को श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य और सच्चे शिष्य हैं। इनमें बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का दर्जा सबसे निम्न है। उन्हें न केवल जेड गेट के भीतर प्रतिदिन विभिन्न तुच्छ मामलों का ध्यान रखना पड़ता है, बल्कि उन्हें मिलने वाले संप्रदाय के लाभ भी सबसे निम्न हैं। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के साथ उनका व्यवहार बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में बहुत बेहतर है।
न केवल उन्हें रोजाना कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, जिससे वे 4 चोटियों जैसे खजाने वाले क्षेत्रों में साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जहां प्रचुर मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई मौजूद है, बल्कि वे जेड गेट के मार्शल स्किल पैवेलियन में भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकते हैं और हर महीने पर्याप्त मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे शिष्यों की बात करें तो न केवल उनका दर्जा ऊंचा है, जो जेड गेट के कुछ बुजुर्गों के बराबर है, बल्कि उनका व्यवहार भी बेहद उदार है, जिससे दूसरे ईर्ष्यालु हो जाते हैं। जेड गेट में संसाधनों के 10 भाग हैं। संसाधनों का आधा भाग बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साधना के लिए, 1.5 भाग आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के साधना के लिए, 3 भाग संप्रदाय के गुरु और बुजुर्गों जैसे उच्च पदस्थ संप्रदाय सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं, और शेष 5 भाग सच्चे शिष्यों के साधना के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि हर कोई जो सच्चा शिष्य बन सकता है, वह प्रतिभाओं में एक प्रतिभा है, जो जेड गेट की भविष्य की रीढ़ है। भविष्य में जेड गेट शक्तिशाली होगा या नहीं, यह सच्चे शिष्यों के इस समूह पर निर्भर करता है। स्वाभाविक रूप से जेड गेट उन्हें बहुत महत्व देता है और उन्हें सर्वोत्तम संप्रदायीय व्यवहार के साथ विकसित करता है। संसाधनों के आवंटन का ऐसा पक्षपातपूर्ण तरीका स्पष्ट रूप से कुछ हद तक अनुचित है, लेकिन इससे क्या? इस दुनिया में जहां शक्ति का सम्मान किया जाता है, तथाकथित निष्पक्षता जैसी कोई चीज ही नहीं है। सब कुछ अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आपके पास क्षमता है, तो आप स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्षमता नहीं है, कहीं और जाकर खेलो। तीर्थयात्रा युद्ध में स्थान पाने के लिए व्यक्ति को जेड गेट का सबसे उत्कृष्ट शिष्य बनना होगा, और उस तथाकथित उत्कृष्ट शिष्य का अर्थ एक सच्चा शिष्य होना चाहिए, है ना? यश ने शून्य क्षेत्र में स्थित दिव्य पर्वत शिखर की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चयी चमक दिखाई दी। मैं जरूर जेड गेट का एक सच्चा शिष्य बनूंगा। स्टीवर्ड वांग, इस आसन और अन्य लोगों को कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए हम यहाँ समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपको पहले इन नई प्रतिभाओं को जेड गेट का भ्रमण कराना चाहिए, फिर उनके आवास की व्यवस्था करनी चाहिए और फिर उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें आगे क्या करना है, समझे? प्राचीन जहाज जमीन पर उतरा और सभी लोग क्रम से उतर गए। काला पंख शिखर प्रथम आसन ने अपनी आस्तीन लहराते हुए प्राचीन जहाज को एक तरफ रख दिया और फिर एक आवाज सुनाई दी। हाँ, स्टीवर्ड वांग ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। हाँ। काला पंख शिखर फर्स्ट सीट और बाकी 4 पीक्स फर्स्ट सीट्स ने सिर हिलाया, फिर रोशनी की किरणों में बदल गए और आसमान में उड़ गए, एक ही सांस में गायब हो गए। 4 पीक्स फर्स्ट सीट्स को सम्मानपूर्वक विदा करने के बाद स्टीवर्ड वांग ने यश और बाकी लोगों पर चिल्लाया, यहाँ इकट्ठा हो जाओ। मुझे कुछ घोषणा करनी है। हाँ। जो लोग नए छात्र रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान पा सकते थे, वे बिल्कुल प्रतिभाशाली थे, लेकिन नए आने वाले होने के नाते उन्होंने दक्षिण मार्शल क्षेत्र के 4 शीर्ष संप्रदायों में से एक जेड गेट के भीतर कोई अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे किसी निजी स्कूल के छात्रों की तरह आज्ञाकारी रूप से स्टीवर्ड वांग के सामने इकट्ठा हुए। मैंने आपको जेड गेट के भीतर की विभिन्न स्थितियों से पहले ही परिचित करा दिया है। अब मैं और शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। इन प्रतिभावानों को आज्ञाकारी रूप से सुनते देखकर स्टीवर्ड वांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर कहा, इसके बाद मैं आपको संप्रदाय द्वारा आपके लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। जेड गेट के नियमों के अनुसार नामांकन सभा में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाले सभी नए प्रतिभावान सीधे जेड गेट के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं और अपनी इच्छानुसार 4 शिखरों में से किसी एक को साधना के लिए चुन सकते हैं। हालांकि वर्तमान में
चूंकि 1 महीने बाद होने वाली प्रतियोगिता के बाद आपकी नई छात्र रैंकिंग को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, इसलिए आप जेड गेट के अतिथि क्षेत्र में केवल अस्थायी रूप से ही रह सकते हैं। नई छात्र रैंकिंग प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद ही आप 4 शिखरों में से किसी एक को चुनकर उसमें शामिल हो सकते हैं। अब मैं आपको नई छात्र रैंकिंग के पुरस्कारों के बारे में बताऊंगा। बेशक यह पुरस्कार शीर्ष 3 के लिए है। शीर्ष 3 से नीचे के नए शिष्यों को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। नए छात्र रैंकिंग प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में स्थान पाने के बाद प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को एक मार्शल दाओ पवित्र फल, जेड गेट के हेवन मार्शल हॉल में एक हेवन रैंक मार्शल स्किल चुनने का अवसर, 300,000 योगदान अंक और न्यू टैलेंट किंग की उपाधि का उदार पुरस्कार मिलेगा। दूसरे स्थान के विजेता को एक अर्थग्रेड उच्च रैंक मार्शल स्किल और 150,000 योगदान अंक प्राप्त होंगे और तीसरे स्थान के विजेता को एक अर्थग्रेड मध्य रैंक मार्शल स्किल और 1,00,000 योगदान अंक प्राप्त होंगे। मार्शल दाओ पवित्र फल। स्टीवर्ड वांग के शब्द सुनकर यश का दिल जोर से कांप उठा। हो सकता है कि उसे हेवन रैंक मार्शल स्किल्स की परवाह न हो और हो सकता है कि उसे 300,000 योगदान अंकों की परवाह न हो, लेकिन वह उस मार्शल दाओ पवित्र फल की परवाह न कर सकता था। मार्शल दाओ पवित्र फल क्या था? वह एक अत्यंत मूल्यवान आध्यात्मिक सार था। इसके गूदे में एक अत्यंत गहन शक्ति समाहित थी। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट इस फल का सेवन करता तो वह गूदे में निहित गहन शक्ति की मदद से अपनी मार्शल दाओ अवधारणा को समझ या निखार सकता था। यह इनाम बहुत ही लुभावना था। न केवल यश बल्कि कार्तिक, मयूर, अमन और सुर भी अन्य प्रतिभाशाली विशेषज्ञों के साथ प्रथम स्थान के लिए मार्शल दाओ पवित्र फल के इनाम के बारे में सुनकर तुरंत उत्साहित हो गए। उनकी सांसें भी कुछ तेज हो गईं। जाहिर है कि सभी उस मार्शल दाओ पवित्र फल को पाने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, बस इतना ही कहना है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अगर नहीं तो अपने जेड गेट शिष्य वस्त्र और कमरे की चाबियां लेने के लिए मेरे पास आइए। तो जो लोग साधना करना चाहते हैं उन्हें साधना करनी चाहिए। जो लोग अपने योगदान अंकों का उपयोग खजाने के बदले में करना चाहते हैं उन्हें योगदान हॉल जाना चाहिए। जो लोग देखना चाहते हैं कि जेड गेट शिष्य कितने शक्तिशाली हैं उन्हें मार्शल आर्ट्स हॉल जाना चाहिए। और जो लोग दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन निषिद्ध भूमि में न भागें वरना आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। स्टीवर्ड वांग की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। स्टीवर्ड वांग, नए प्रतिभा राजा की उपाधि का क्या उपयोग है? उपस्थित सभी युवा प्रतिभाएं जानती थीं कि मार्शल दाओ पवित्र फल कितना अनमोल है, लेकिन उन्होंने ज्यादा उत्साहित भावनाएं नहीं दिखाईं क्योंकि वे सभी जानते थे कि यह उनका नहीं हो सकता। चूंकि यह उनका नहीं होना था तो इसकी परवाह क्यों करें? मार्शल दाओ पवित्र फल की तुलना में वे इस बात में अधिक रुचि रखते थे कि न्यू टैलेंट किंग शीर्षक क्या था। नए प्रतिभावान राजा की उपाधि अपार सम्मान का प्रतीक है। जिस किसी के पास यह उपाधि होती है उसका अर्थ है कि वह उसी समूह के नए शिष्यों में सबसे शक्तिशाली है। बेशक नए प्रतिभावान राजा की उपाधि केवल एक झूठा नाम नहीं है, इसके कुछ व्यावहारिक उपयोग भी हैं। यानी जेड गेट के भीतर संप्रदाय प्रमुख के दर्शन के अलावा आपको किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा योगदान हॉल में खजानों का आदान प्रदान करते समय आप 20% की छूट का आनंद ले सकते हैं। स्टीवर्ड वांग ने धैर्यपूर्वक समझाया। तो ऐसा ही है। अचानक सबको समझ आ गया। इसके बाद सभी ने सहजता से कुछ और सामान्य प्रश्न पूछे और फिर वे सभी एक एक करके स्टीवर्ड वांग के पास अपने शिष्य वस्त्र और कमरे की चाबियां लेने गए।
यश ने अपनी चाबी प्राप्त की और अपने निवास की ओर चल रहा था। तभी 2 कदम चलने पर 2 आकृतियों ने उसका रास्ता रोक लिया। इस समूह के नए शिष्यों में से केवल कार्तिक और अमन ने ही यश का रास्ता रोकने की हिम्मत की। तुम दोनों, कुछ गड़बड़ है? यश ने भौहें उठाईं और पूछा। यश, बेहक मत जाओ। हालांकि तुमने क्लाउड फिर्मामेंट सीक्रेट रीन में मुझसे ज्यादा योगदान अंक प्राप्त किए हैं और मुझसे आगे निकल गए हो, यह केवल अस्थायी है। असली नए छात्र की रैंकिंग ताकत से तय होती है। अब से 1 महीने बाद मैं तुम्हारे हाथों से अपना गौरव वापस ले लूंगा। नए छात्र की रैंकिंग में पहला स्थान मेरा है, कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाव भाव अहंकारी और आत्मविश्वास से भरे थे। हालांकि कार्तिक को नहीं पता था कि यश ने उससे इतने ज्यादा योगदान अंक कैसे हासिल कर लिए, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि यश चाहे जो भी तरीका अपनाए, वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। जो उसका था वह अंततः उसके हाथ में आ ही जाएगा। अमन का चेहरा ठंडा और भयावह था जब उसने ठंडी आवाज में कहा, यश, पिछली बार क्लाउड फिर्मामेंट सीक्रेट रियल में विजेता का फैसला होने से पहले ही हमारी लड़ाई रुक गई थी। अब से 1 महीने बाद होने वाली न्यू स्टूडेंट रैंकिंग प्रतियोगिता में चलो एक और राउंड खेलते हैं। इस बार कोई दखल नहीं देगा और मैं तुम्हें जरूर पीट पीट कर मरा हुआ कुत्ता बना दूंगा। क्लाउड फिर्मामेंट सीक्रेट लोक में यश ने अपने गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना के साथ उससे बराबरी तक मुकाबला किया। अमन को हमेशा से इस बात का मलाल रहा था, यहाँ तक कि इसे अपमान भी माना। इसलिए वह हमेशा से यश को हराकर इस शर्म को मिटाना चाहता था और नए छात्र रैंकिंग प्रतियोगिता स्पष्ट रूप से सबसे उपयुक्त अवसर थी। हे, तुम मुझे कभी भी चुनौती दे सकते हो। यश हल्के से मुस्कुराया, फिर उन दोनों के पास से आगे बढ़ गया। मैं तुम्हें एक पल के लिए घमंडी होने दूंगा। नए छात्र रैंकिंग प्रतियोगिता के बाद देखते हैं तुम्हें घमंडी होने का क्या अधिकार है। यश को पीछे हटते देख कार्तिक और अमन दोनों ने एक साथ ठंडी सांस ली, फिर मुड़कर चले गए। जल्द ही यश को अपना घर मिल गया। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाला था, उसके कानों में एक साथ 2 आवाजें गूंजीं। यश, क्या संयोग है? यश ने मुड़कर देखा तो मयूर और सुरभि को देखा। वे असल में उसके पड़ोसी थे, जो वाकई एक संयोग था। यश को नहीं पता था कि मयूर के साथ उसका पड़ोसी होना एक सच्चा संयोग था। सुरभि ने जानबूझकर यश के बगल में रहने वाले एक शिष्य को ढूंढा था और कुछ फायदे के लिए उस शिष्य के साथ कमरे बदले थे, जिससे जानबूझकर यह संयोग बना। सुरभि की हरकतों से साफ जाहिर था कि वह यश से संपर्क करना चाहती थी। उसने क्लाउड फिर्मामेंट सीक्रेट किंगडम में यश के असाधारण स्वभाव को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए वह उसे जीतना चाहती थी। भले ही वह यश को अपने लिए काम पर न लगा सके, लेकिन वह एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहती थी, क्योंकि भविष्य में वह उसके काम आ सकता था। हाँ, यह एक संयोग है। यश मुस्कुराया और अभिवादन में सिर हिलाया, लेकिन वह मयूर और सुरभि को ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसने बस एक साधारण अभिवादन किया और अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। मयूर ने भी उसे अभिवादन किया और अपने कमरे में चला गया, लेकिन सुरभि हल्के कदमों से यश की ओर चल पड़ी। हे, चूंकि हम पड़ोसी हैं, इसलिए आना और मिलना स्वाभाविक है। सुरभि ने मीठी मुस्कान दी, फिर अपने जेड हाथ से अपनी स्टोरेज थैली से कुछ निकाला और यश को देते हुए कहा, यश, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ छिपी हुई चोटें लगी हैं। यह एक आध्यात्मिक जेड गोली है जो उपचार के लिए बहुत प्रभावी है। तुम इसे ले सकते हो। इस महिला की नजर कितनी तेज है। यह सुनकर यश के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसे सचमुच छिपी हुई चोटें लगी थीं, जो रजत के साथ उसकी लड़ाई के दौरान लगी थीं।
हालांकि अपने सृजनात्मक दिव्य शरीर की शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने उन्हें पहले ही दबा दिया था और आम लोग यह नहीं बता सकते थे कि उसे चोट लगी है। लेकिन सुरभि ने एक नजर में ही उसे पहचान लिया, जिससे पता चला कि उसकी नजर कितनी तेज थी। मैं बिना कमाए कोई उपहार स्वीकार नहीं कर सकता, मिस सुरभि, कृपया इसे वापस ले लो। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी मुस्कान में सावधानी भरी थी। हालांकि उसे अपनी चोटों को जल्दी ठीक करने के लिए उस आध्यात्मिक जेड गोली की सचमुच जरूरत थी। इतने अनुभवों से गुजरने के बाद उसका व्यक्तित्व काफी समय से सतर्क हो गया था। वह किसी अनजान महिला द्वारा दी गई कोई भी चीज यूं ही स्वीकार नहीं करता था, चाहे उसे उसकी कितनी भी जरूरत क्यों न हो। यह बस एक छोटा सा तोहफा है, यश, इसे ठुकराने की कोई जरूरत नहीं है। सुरभि अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान थी और उसने स्वाभाविक रूप से यश की सावधानी को एक नजर में ही भांप लिया। हालांकि वह यह भी जानती थी कि ऐसा ही होगा, इसलिए उसने कोई आपत्ति नहीं की। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने सीधे उसके हाथ में आध्यात्मिक जेड गोली रख दी और फिर जाने के लिए मुड़ गई। सुरभि की पीछे हटती पीठ को देखकर यश ने अपने होंठ सिकोड़े, फिर कुछ और नहीं कहा। आध्यात्मिक जेड गोली को पकड़कर वह मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। कमरा बड़ा नहीं था और उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। वहां सिर्फ एक बिस्तर, एक मेज और कुछ कुर्सियां थीं। वह बहुत सादा लग रहा था। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते यश को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने अपने होंठ सिकोड़े, फिर सीधे बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। धीरे धीरे एक घूंट भर गंदीची छोड़ने के बाद उसने सीधे सुरभि द्वारा दी गई आध्यात्मिक युआन गोली निगल ली। फिर उसने हाथों की मुहरें बनाई और अपनी चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। 10 दिन बाद कमरे के अंदर यश बिस्तर पर मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा था। उसके हाथ एक रहस्यमयी मुहर बना रहे थे। हर सांस के साथ उसके मुंह और नाक से लगातार मैले सफेद क्यूई के छींटे निकल रहे थे, जो तीर जैसी सफेद हवा की धाराओं में बदल रहे थे, जो शून्य क्षेत्र में दूर तक जाती थीं और फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाती थीं। यश ने अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं, उनमें एक तेज चमक थी और उसके होठों पर एक मुस्कान तैर रही थी जब वह बुदबुदाया, हालांकि रजत के साथ युद्ध में मुझे गंभीर चोटें आईं, फिर भी मैंने बहुत कुछ हासिल किया। इन 10 दिनों के बाद यश न केवल अपनी चोटों से उबर गया, बल्कि अपनी साधना में भी प्रगति की। उसकी युआनली साधना पहले ही गहन क्षेत्र के द्वितीय चरण के मध्य चरण के शिखर तक पहुंच चुकी थी। गहन क्षेत्र के द्वितीय चरण के अंतिम चरण में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर। इतना ही नहीं, स्वर्गस्तर के मध्य श्रेणी के युद्ध कौशल नौयांग सूर्य पीछा तीर की उसकी समझ में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ था, जिससे उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। अगर वह 1 और महीने तक लगन से इसका अध्ययन करता तो संभवतः वह नौयांग सूर्य पीछा तीर के दूसरे यांग को मुक्त करने में सक्षम होने के क्षेत्र में पहुंच जाता। इसके अलावा यश अपने शरीर के भीतर विशाल मारक इरादे को नियंत्रित करने में भी अधिक कुशल था। हालांकि यश को अभी भी यह पता नहीं था कि इस मारक इरादे को भ्रम से वास्तविक में कैसे बदला जाए, ताकि एक मारक इरादे की अवधारणा को संघनित किया जा सके। हालांकि वह मारक इरादे की अवधारणा को प्राप्त करना चाहता था, जिसमें अत्यंत प्रचंड शक्ति थी, क्योंकि वह इसे अस्थायी रूप से प्राप्त नहीं कर सकता था। यश ने इसे जबरदस्ती नहीं किया, क्योंकि एक अवधारणा, हालांकि वह मौजूद है, बहुत अलौकिक है। सब कुछ अवसर पर निर्भर करता है। आंख मूंदकर उसे जबरदस्ती थोपने से, चाहे आप बाल भर की दूरी पर ही क्यों न हो, उसे पाना मुश्किल हो जाता है। प्रकृति को अपना काम करने देना ही बेहतर है। फुसफुसा। एक और घूंट भर गंदीची सांस छोड़ते हुए यश टहलने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। धप धप धप।
यश जैसे ही खड़ा हुआ, दरवाजा खटखटाया गया और बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, युवा गुरु यश, क्या आप वहां हैं? वरिष्ठ भाई मयूर, क्या कोई बात है? यश ने दरवाजा खोला और देखा कि मयूर बाहर खड़े हैं। हे, मैंने अभी अभी साधना पूरी की है और योगदान हॉल जाने की योजना बना रहा था ताकि देख सकूं कि क्या मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने योगदान बिंदुओं के साथ कुछ खजाने की कलाकृतियों का आदान प्रदान कर सकता हूं। लेकिन अकेले जाना बहुत उबाऊ होगा, इसलिए मैंने सोचा कि युवा गुरु यश को भी साथ चलने के लिए कहूं। मयूर ने हंसते हुए कहा, मैं भी योगदान हॉल जा रहा हूं, तो चलो साथ चलते हैं। यश भी योगदान हॉल जा रहा था, इसलिए उसने सिर हिलाया। तो क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? तभी एक और मधुर आवाज सुनाई दी और फिर एक सुगंधित हवा का झोंका आया, जिससे हरे रंग की पोशाक पहने सुरभि चलती हुई दिखाई दी। एक खूबसूरत महिला का हमारे साथ होना स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सम्मान है। यश और मयूर ने एक साथ हंसते हुए कहा। ये शब्द कहकर वे तीनों जेड गेट के योगदान हॉल की ओर चल पड़े। चलते हुए सुरभि ने सहजता से पूछा, युवा मास्टर यश, युवा मास्टर मयूर, नए छात्र रैंकिंग प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद हमें शामिल होने के लिए एक पंख शिखर चुनना होगा। क्या आपके मन में कोई विकल्प है? अभी तक मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, यश ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास एक विकल्प है और वह है येलो फेदर पीक में शामिल होना। मयूर ने पहले ही अपना मन बना लिया था, उसने कहा। सुरभि की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य के भाव थे और उसने हैरान होकर पूछा, स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमयी और येलो की 4 चोटियों में येलो फेदर पीक की रैंकिंग बहुत ऊंची नहीं है। चाहे जेड गेट के भीतर उसकी स्थिति हो या उसे मिलने वाला व्यवहार, दोनों ही बहुत अच्छे नहीं हैं। युवा गुरु मयूर की योग्यता और ताकत को देखते हुए सबसे मजबूत काला पंख शिखर में शामिल होना ही काफी होगा, तो फिर येलो फेदर पीक को क्यों चुना? कभी कभी सबसे मजबूत सबसे अच्छा नहीं होता, सिर्फ वही सबसे अच्छा होता है जो खुद को सूट करता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीनियर भाई मयूर उग्र और अडिग मार्शल दाव के रास्ते पर चलते हैं और 4 चोटियों में येलो फेदर पीक के मार्शल कौशल सबसे उग्र और अडिग हैं। वह परम मार्शल कौशल, आकाश अधिपति मुट्ठी, अपनी क्रूर शक्ति और पराक्रम के संदर्भ में मुझे डर है कि 3 महान पंख चोटियों स्वर्ग, पृथ्वी और रहस्यमयी के किसी भी मार्शल कौशल की तुलना उससे नहीं की जा सकती। सीनियर भाई मयूर का येलो फेदर पीक में शामिल होना उस आकाश अधिपति मुट्ठी के लिए होना चाहिए, है ना? मयूर के कुछ बोलने से पहले यश मुस्कुराया और वाक्पटुता से बोला। उसकी अंतर्दृष्टि इतनी तेज थी कि वह एक नजर में ही मयूर के मार्शल दांव मार्ग को समझ गया। और पीले पंख शिखर का सर्वोच्च युद्ध कौशल, आकाश अधिपति मुट्ठी, वास्तव में एक भयंकर और अडिग युद्ध कौशल था जो मयूर के लिए सबसे उपयुक्त था। अगर वह इसे सीख लेता तो मयूर की शक्ति कम से कम दोगुनी हो सकती थी। 4 चोटियों में से प्रत्येक के पास एक अद्भुत सर्वोच्च युद्ध कौशल है। 4 चोटियां, 4 सर्वोच्च युद्ध कौशल। येलो फेदर पीक की आकाश अधिपति मुट्ठी के अलावा काला पंख शिखर की गिरती ज्वाला शक्ति, रहस्यमयी पीक की आकाश परिक्रमण स्टार सील और स्वर्ग शिखर का स्वर्ग गर्जन पहिया भी है। युवा मास्टर यश सही कह रहे हैं, सबसे शक्तिशाली सबसे अच्छा नहीं होता, जो खुद को सूट करता है वही सबसे अच्छा होता है। येलो फेदर पीक की आकाश अधिपति मुट्ठी मेरे लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से येलो फेदर पीक को चुनता हूं, मयूर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ऐसा ही है। सुरभि ने समझ में आते हुए सिर हिलाया, फिर आगे कहा, वैसे नए छात्र रैंकिंग प्रतियोगिता समाप्त होने और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के रूप में शामिल होने के लिए एक पंख शिखर चुनने के बाद
हमारे नए पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के समूह के लिए पुराने आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के साथ एक सामूहिक मिशन में भाग लेना प्रथागत है। सामूहिक मिशन बहुत कठिन है और इसे पूरा करने के लिए टीम वर्क की आवश्यकता होती है। मैं जेड गेट में कुछ वरिष्ठ भाइयों और बहनों को जानता हूं और हमारे बीच अच्छे संबंध हैं। मैंने उनके साथ तय किया है कि जब मिशन शुरू होगा तो वे मुझे भी साथ ले जाएंगे। अगर युवा मास्टर मयूर और युवा मास्टर यश रुचि रखते हैं तो क्या आप भी साथ आने के बारे में सोचेंगे? फिर देखते हैं, यश और मयूर ने एक साथ कहा। नए छात्र रैंकिंग प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई थी, इसलिए इतना सोचना बेकार था। ठीक है, सुरभि ने सिर हिलाया। अपनी अनौपचारिक बातचीत के बीच तीनों जल्दी से योगदान हॉल पहुंच गए। यह 10 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला एक भव्य, शानदार और दैदीप्यमान हॉल था। इस समय हॉल में बहुत चहल पहल थी। जेड गेट के कई शिष्य मौजूद थे जो साधना के लिए जरूरी खजानों के बदले योगदान अंक देने आए थे। यश और बाकी लोग हॉल में गए और आसमान की ओर देखा, जहां 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी सैकड़ों लकड़ी की पट्टिकाएं लटकी हुई थीं। हर पट्टिका पर खजानों के अनगिनत नाम गहराई से लिखे थे। खजाना कलाकृतियां, औषधीय गोलियां, राक्षसी कोर, स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने। संक्षेप में, एक मार्शल आर्टिस्ट को जो कुछ भी चाहिए था वह यहाँ उपलब्ध था। और हर खजाने के बाद संख्याओं की एक श्रृंखला लिखी हुई थी जो आदान प्रदान के लिए जरूरी योगदान अंकों को दर्शाती थी। कितने सारे खजाने! उन लकड़ी की पट्टिकाओं पर लिखे सभी खजाने योगदान हॉल में उपलब्ध थे। यह प्रदर्शन देखकर यश और बाकी दोनों के चेहरे पर गहरा सदमा छा गया और वे खुद को रोक नहीं पाए और चिल्ला उठे। बैंगनी बिजली घास, तारों का फूल, नौमोड़ वाली हड्डी शोधन घास, प्राचीन आत्मा युवान फल। अचानक यश ने उन लकड़ी की पट्टियों पर कुछ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और उसने दर्जनों खजानों के नाम सुनाए। तुरंत उसके नाजुक चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण भाव उभर आया। ये सभी स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने हैं जो सृष्टि के दिव्य शरीर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं। अगर मैं इनका आदान प्रदान करूं तो मैं सृष्टि के दिव्य शरीर को तीसरे लोक में पहुंचा सकता हूं। यह सोचकर यश ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसे योगदान हॉल के प्रभारी एल्डर मिले और अपने योगदान बिंदुओं का उपयोग करके खजानों का आदान प्रदान करने लगे।